हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और तैयारी वगैरह ठीक ठाक चल रही है ना? पढ़ाई वगैरह ठीक ठाक? देखो, आपके पास पढ़ाई एक हथियार है अपने आप को प्रूफ करने का, ठीक है? तो इसीलिए पूरा पेशेंस के साथ, पूरे मेहनत के साथ आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो, दिक्कत बहुत सारी होती है, हर आदमी के लाइफ में दिक्कत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई से डेविएट हो जाएं। तो इसे ये समझ लो कि ये आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। ये आपके हाथ में हथियार है जो आप अपने आप को प्रूफ करना है, ठीक है? इसलिए पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत किसी भी तरह का हो, उस सब को झेलते हुए, उस सब से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? वेक्टर में हम लोग पढ़े थे कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन हो किसी भी सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइक 2D और 3D, तो हम लोग उससे पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं इस पॉइंट का, ठीक है? वो हम लोग पढ़ चुके थे। तो एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी देखो, सपोज दैट कि हमारा ये 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये x है और ये y एक्सिस है, ठीक है? मान लो इसमें कोई एक पॉइंट गिवन है x, जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y, या a b ले लो, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा। a एंड b इसका कोऑर्डिनेट थे। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि ये पॉइंट जो है x में a है और b में y डिस्टेंस पे। तो इसका पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन से और रेफरेंस पॉइंट से क्या होता था कि जो लाइन इसको, इस पॉइंट को और इस ओरिजिन को और इस पॉइंट को मिलाती थी, और उस लाइन का जो डायरेक्शन होता था वो कैसा किधर होता था? उस पॉइंट के तरफ, और उस पॉइंट पे लाई करता था। तो ये जो लाइन, ये जो वेक्टर और ये जो एरो दिखा रहा है, ये क्या दिखाता था? दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और इसको जनरल तरीके से ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर है ए। और बहुत जगह कुछ इस टाइप से इसको आर वेक्टर भी लिखा जाता है, ठीक है? तो इसका आर वेक्टर क्या होता था? ओ ए। और आर वेक्टर क्या लिखते थे? ये क्या होता था? जितना x में गया चला, उसका यूनिट x के यूनिट वेक्टर के साथ, मतलब आई कैप। फिर उसी तरह जितना y में गया वो यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस, ऐसे लिखते थे। इसका मतलब होता था कि ये x में a है और y में b है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते थे, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a, ठीक है? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था? मैग्नीट्यूड क्या होता था? ये डायरेक्ट होता था आई का जो है कॉफिशिएंट, उसका स्क्वायर, प्लस जे का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और उसका अंडर रूट कर देते थे। और ये कहाँ से आता, कहाँ से था? तो देखो, एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस वेक्टर का जो ये एक्चुअली एरो है, वो वेक्टर जो दिखा रहा है ये एरो, इस एरो का लेंथ है। और वी कैन से दैट इस वेक्टर का जो लेंथ है वही क्या होगा, हम लोगों को क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। मतलब देखो कुछ इस टाइप से, मतलब ये a है, सॉरी ये a है, और अगर ये b है, तो यही तो हमारा इस एरो का लेंथ है। इसको अगर ऐसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में लिखें, तो ये क्या होता था पाइथागोरस थ्योरम से? इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही तो हम लोग किए हैं। ये जो फॉर्मूला है और ये जो हम लोग लिखे हैं, ये यहीं से लिखे हैं एक्चुअल में, ठीक है? ठीक है। तो इसी तरह अगर हम लोग 3D में करेंगे, तो 3D में करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, बस इसमें चीज़ें जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। मान लो अब हमारा ये पॉइंट जो है ये 2D में नहीं है, ठीक है? कुछ इस टाइप से है, और ये पॉइंट जो है, अब ये पॉइंट जो है ऐसे करके, ये कोई पॉइंट स्पेस में है, ठीक है? स्पेस में है, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? यही होगा। फिर से वही, उसको एक एरो से मिलाएंगे, और एरो का डायरेक्शन किधर होगा? उस पॉइंट की तरफ। और एरो का जो हेड होगा वो कहाँ लाई करेगा? दैट विल लाई ऑन दैट पॉइंट। तो यही क्या बताएगा हम लोग को? पोजीशन वेक्टर, ठीक है? और फिर से इसका पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? आर वेक्टर को और ओ वेक्टर को, ये क्या हो जाएगा? ए आई बी जे, और एक और टर्म आ जाएगा सी, क्योंकि इसके पास अब कोऑर्डिनेट के एक्सिस के अलॉन्ग भी है, ठीक है? तो ए बी सी हो जाएगा।
तीनों में इसके पास कोऑर्डिनेट्स है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम लोग ऐसे ही कर देंगे, बस कोएफिशिएंट ऑफ आई जे का स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर उसका रूट निकाल दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सबको ऐड स्क्वायर करके ऐड कर दिए, फिर रूट कर दिए। दैट विल बी गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर। तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग, पता चल गया। ठीक है, आई होप कि आपको इतना पता चल गया होगा। देखो पोजीशन वेक्टर, आप कोई कुछ रैंडम पॉइंट्स देते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर आपको देखना है कैसे लिखते हैं। ठीक है, मान लो ये पॉइंट 2 एंड -6 है, ये पॉइंट 5 -5 एंड कोई एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट जो है -5 एंड -4 ले लो। ठीक है, ये कोई एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स ये कोई एक पॉइंट यहाँ पे है -5 और 7, कोई एक पॉइंट है ये। ठीक है, तो अब इस सब का पोजीशन वेक्टर लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट, सब सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है। मान लो इसका नाम ए है, इसका नेमिंग कर दो बी, इसका नेमिंग कर दो सी, और ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे हमारा सारा एक्सिस आके मीट करता है या कट करता है। तो एक्स, और ये 2D ले रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे 2 एक्सिस हो गया, एक्स और वाई। तो देखो एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे आके मीट कर रहा है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ओ ए पोजिशन वेक्टर, ए पॉइंट का पोजिशन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसको एक एरो से मिलाएंगे ऐसे, और इस एरो का जो डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स द पॉइंट होगा, और एरो का जो हेड होगा इस पॉइंट पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो ओ ए हो जाएगा। तो देखो एक्स में कितना है, यहाँ पे एक्स में 2 है, इट विल बी 2i। अब देखो जे में वाई में कितना है, -6 है, इट विल हम लिखेंगे ऐसे 6 - j। अभी इसको बताएंगे माइनस क्यों लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब हम लोग जब हमारा जो कोई भी यूनिट वेक्टर है, अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो प्लस लेते हैं, और नेगेटिव के अलॉन्ग लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या किए हैं, नेगेटिव लिए हैं। नहीं तो अगर इतना नेगेटिव नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट इसको पॉजिटिव लो, और देखो हमारा ये कोऑर्डिनेट्स है ना, ये -6 किधर है, वाई के अलॉन्ग है ना, तो डायरेक्ट इसको -6। ठीक है, ये चीज़ और समझ में आएगा जब हम लोग ये पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। 2i - 6j हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। इसका कितना हो जाएगा, ठीक इसी तरह ऐसे मिलाओ और ऐसे करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट आपका -5i एंड -4j। ठीक है, और इसी तरह इसका कितना हो जाएगा, OC हो जाएगा, ये -5i + 7j, ये हो जाएगा तरीका लिखने का। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसी तरह हम लोग किसी भी पॉइंट का हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है, या 2D में हो या 3D में। 3D में भी कर सकते हैं। 3D में अगर क्या होगा, 3D में हम लोग बात भी किए थे, हम लोग एक क्यूबिक बॉडी लेके जब हम लोग किए थे, तो हर कॉर्नर का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाले थे, अलग अलग कोऑर्डिनेट का कॉर्नर का। बस उसको सबसे पहले क्या किए थे, कोऑर्डिनेट पता करना है आपको। बस आपको जो भी दिक्कत है कोऑर्डिनेट पता करने में, कोऑर्डिनेट पता हो गया आप लिख सकते हो आई जे के फॉर्म में। जब 3D में डील करेंगे उसके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स में होगा, आई जे के तीनों के लॉन्ग होगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरह मान लो रैंडम कोई आपको वेक्टर ए दिया हो, ऐसे ए दिया हो, ए वेक्टर इज गिवन लाइक दैट 2i + 6j + 8k। ठीक है, इसमें आपसे मैग्नीट्यूड पूछ दे, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का, ये क्या होगा, अभी हम लोग बात किए थे, फिर से
देखो जितना आई जे के है सब के कोएफिशिएंट का क्या करो, स्क्वायर करो अलग अलग, और सारे स्क्वायर को ऐड कर दो, फिर रूट कर दो। मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस और 8 का स्क्वायर, ये क्या दे देगा आपको, रूट दे देगा। और यही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है एक्चुअली, उस वेक्टर को जिस एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस एरो का क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब बात करो, देखो अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में। अब हम लोग मेन चर्चा करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसका जो कोऑर्डिनेट है 6,8। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको एक एरो से मिलाएंगे ऐसे, और इस एरो का डायरेक्शन इधर की ओर होगा टुवार्ड्स द पॉइंट जिसके लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, और एरो का जो हेड है उस पॉइंट पे ही लाई करेगा। तो देखो ये कितना होगा, 6 होगा और ये 8 होगा, इतना होगा। और देखो इसके लिए जो ओ ए पोजीशन वेक्टर है, ओ ए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, ये लिखोगे 6i, क्योंकि x में 6 है और y में कितना है, 8 है, तो इट विल बी 8j। यही इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। ठीक है, अब देखो इतना, अब इसको क्या करो, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में जस्ट लिखते हैं ऐसे। मान लो हम लोग अभी मैग्नीट्यूड डील कर रहे हैं, तो ये 6 है और ये 8 है, तो ये देखो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या करो, ये जो वेक्टर है इसमें से क्या करो आप कि 10 क्या करो, कॉमन ले लो और 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो। ये कितना हो जाएगा, 6/10i प्लस 8/10j। कुछ इस टाइप से हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब जो ये वेक्टर बचा है और ये बचा है, ये 10 क्या है, यहाँ पे 10 क्या आया था, मैग्नीट्यूड आया है, और ये लेंथ ऑफ ये आया है एरो। जो अभी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किए थे वो जिस एरो से, उस एरो का ये क्या है, लेंथ है। मतलब इतना तो पता चल गया हम लोग को कि जो पोजीशन वेक्टर अभी हम लोग लिखे थे 6i 8j, उसका मैग्नीट्यूड 10 है, क्योंकि एरो का जो लेंथ होता है क्या बताता है, 10 है। जब मैग्नीट्यूड 10 है तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए इस वेक्टर का मान लो, इसका नाम ले लो एक ए वेक्टर नहीं, इसका नाम कोई भी एक एक्स वाई कुछ भी वेक्टर एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एक्स वेक्टर को ऐसे लिखो, अभी यहाँ पे पता नहीं है अपने को, 6/10i प्लस 8/10j, ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करो, मैग्नीट्यूड निकालो। हम लोग रूपरेखा देखते हैं वेक्टर का कैसा चेहरा है, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 6/10 का होल स्क्वायर प्लस 8/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 10 स्क्वायर क्या है, नीचे कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के, वो भी कितना हो जाएगा, 100। तो 100/100 कितना हो जाएगा, 1, √1 कितना हो जाएगा, 1। मतलब मैग्नीट्यूड 1 आया, मैग्नीट्यूड 1 आया। तो आपके दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए कि जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भाई अभी जब इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इस इतना वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो ये एक्चुअल में क्या है पता है आपको, ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये यूनिट वेक्टर किसका है, OA का है। ये यूनिट वेक्टर OA का है, ये यूनिट वेक्टर OA का है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, ऐसे कैप लगा देते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ OA, ऐसे। तो हम लोग को पता है कि जब किसी भी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर जो निकालते हैं मेनली, वो उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं।
तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया। अब देखो ये 10 है, 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और यूनिट वेक्टर ये देखो, तो ये कंप्लीट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। देखो हम क्या बात किए थे कि हम लोग किसी भी वेक्टर को, मान लो हमारे पास कोई बी वेक्टर है, तो उस वेक्टर को हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड, उस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उसके यूनिट वेक्टर में हम लोग उसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम होगा। और उसका प्रूफ यहाँ से आ गया। देखो ये एक वेक्टर था ओ ए, पोजिशन वेक्टर, किसी एक पॉइंट का निकाले थे, और उस जिसका मैग्नीट्यूड 10 था, ये मैग्नीट्यूड 10 है देखो, और ये एक यूनिट वेक्टर है। ये रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग ओ ए वेक्टर को कंप्लीट इस टाइप से, उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर को हम लोग ओनली यूज करते हैं उसको डायरेक्शन के लिए। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया उस वेक्टर का, तो अब क्या चाहिए अपने को, हो गया कंप्लीट वेक्टर हो गया। किसी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए अपने पास, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता दिया, 10 हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, दोनों को साथ साथ लिख दिए, इस टाइप से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक कंप्लीट वेक्टर जो बना वो क्या बना हमारा, वो कंप्लीट वेक्टर जो था पहले वो बन गया। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या, उसके मैग्नीट्यूड एंड उसका जो यूनिट वेक्टर है उसको इस तरह से लिख करके हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी वेक्टर का, ठीक है। अब इसका फिजिकल मीनिंग देखो क्या है। इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि ये जो पोजीशन वेक्टर था ए पॉइंट का, ये 1 यूनिट वाले, 1 यूनिट मतलब ऐसे ऐसे 1 यूनिट, मान लो ये सारा वेक्टर जो भी होगा इसके अलॉन्ग सारा सबका डायरेक्शन सेम होगा, सारा यूनिट वेक्टर का। ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये ऐसा 10 यूनिट वेक्टर से मिल करके बना है, जिसका सबका डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन 10 ऐसा वेक्टर से मिल के बना है, छोटा छोटा वेक्टर से, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस छोटा छोटा यूनिट वेक्टर 10 यूनिट वेक्टर से मिलके ये एक कंप्लीट जो वेक्टर ओ ए बना है। इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ, ठीक है। मतलब ऐसा 10 ऐसा इस टाइप का 6/10 आई और प्लस 8/10 से, इस तरह का 10 वेक्टर मिल करके ये एक कंप्लीट ओ ए बना है, पोजीशन वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 10 आ रहा है। क्योंकि हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10, और 10 वेक्टर को हम लोग 10 वेक्टर को अगर मिला के बनाएंगे तो 10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 × 1। तो देखो यहाँ से आ गया। इसका फिजिकल मीनिंग एक्चुअल में ये हुआ, और जिसका डायरेक्शन सबका क्या है, सेम है, अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर और टुवार्ड्स द पॉइंट जिसका हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाले थे। इसका फिजिकल मीनिंग एक्चुअल में ये हुआ, ठीक है, कि ये लाइन जो है ऐसा 6/10 आई और 8/10 जे के तरह का 10 वेक्टर से मिलके बना है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। क्योंकि जो कंप्लीट जो पोजीशन वेक्टर है ये ओ ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर, अब आपको इतना समझ में आया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको अभी क्लियर हो गया होगा। मतलब किसी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर ये फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, इसको नीचे कर दो इधर, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो वो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आता है, ठीक है। उस वेक्टर का यूनिट, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, वो सिर्फ उसी वेक्टर के लिए होता है। तो इस तरह से निकल जाएगा। मान लो आपको बोला जाए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, और ए इज गिवन लाइक दैट 6i + 4j, तो क्या करोगे, आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, डायरेक्ट आप क्या करोगे, इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो 6i + 4j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √6² + 4² मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया ना, कि क्या करेंगे, जो i j k का कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देंगे तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6i + 4j एंड इट विल बी 6² 36, 4² कितना हो जाएगा, 16 एंड 36 42, नहीं 52, दैट विल बी 52।
ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। इसी तरह आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर का फिजिकल मीनिंग क्या है वो भी बता दिए, ठीक है। अब देखो, मान लो हमारे पास कोई और वेक्टर x है जिसका मैग्नीट्यूड आपको, जिसका वेक्टर जो गिवन है ए आई प्लस जनरल कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसको एज ए फार्मूला भी आप रख सकते हो, बट हम फार्मूला में बिलीव ही नहीं करते, ठीक है। हर चीज़ का फार्मूला रटो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बेटर है कि आप कुछ इस टाइप से पढ़ो। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, ठीक है। सबका अंडर रूट कर दिए। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एज वी नो दैट ये क्या होता है, उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस वेक्टर का वेक्टर क्या था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, कुछ इस टाइप से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी वेक्टर हो, उस वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग छोटा छोटा करके पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में, एनालिसिस करने में आसानी हो, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ो उसको एकदम क्लियर करके पढ़ो बेटा, उससे अच्छा, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि जितना पढ़ो उसे क्लियर करके पढ़ो, ताकि आपके माइंड में वो एब्जॉर्व सही तरीके से हो सके, आप खुद से एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि जब आप सीख रहे हो ना कोई चीज़, जो भी कभी भी आप कोई सब्जेक्ट सीख रहे हो, तो उस केस में आप ट्रिक से बेटर है कि आप उस चीज सब्जेक्ट को डेप्थ में जाके पढ़ो, क्योंकि लर्निंग पीरियड में जितना डेप्थ में पढ़ोगे, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक जब आप सब कुछ पता हो जाता है आपके पास, उसके बाद ट्रिक से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अभी एक हवा बना दिया है ट्रिक का टीचर्स ने कि भाई ट्रिक्स, उसमें क्या होता है कि जो नया स्टूडेंट होता है ना, उसका सब्जेक्ट में पकड़ कम होते जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ट्रिक से नहीं जाना है, स्टार्टिंग में एक एक चीज को डेप्थ में जाके पढ़ना है, ठीक है। और जैसे एनालिसिस कर रहे हैं उस टाइप से एनालिसिस करना है। फिजिक्स में अगर एनालिसिस नहीं किए इस टाइप से ना, तो क्वेश्चन आपसे खुद एग्जाम में नहीं बनने वाली है, फॉर्मूला पुटिंग करने वाली क्वेश्चन बन जाएगी। जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा उसमें आपसे हिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आप किसी भी टॉपिक्स फिजिक्स में पढ़ो, उसको एनालिसिस करके पढ़ो, रिलेट करके पढ़ो, कंसेप्ट्स के साथ छेड़छाड़ करो, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक नए सेशन में फिर मिलते हैं हम लोग नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।